इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आप लोगों ने विद्युत ऊर्जा का महत्व, उसका उपयोग दैनिक जीवन में जो उपयोगिता होती है उसके बारे में आपने सीखा। और विद्युत चालकों के सामान्य गुणधर्मों के संबंध में, विद्युत का प्रवाह, विद्युत आवेश और विभवांतर, इसके संबंध में आपने जानकारी ली। यहाँ पर हम आज विद्युत ऊर्जा के स्रोतों के संबंध में, कहाँ से विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ऊर्जा के जो मुख्य स्वरूप विद्युत के रूप में हम प्राप्त करते हैं वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं उसके संबंध में, और विद्युत परिपथ की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। उसके अतिरिक्त विद्युत प्रतिरोध के कुछ अन्य तत्वों के संबंध में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है, किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं, या इस सब शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सामान्यतः जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं जहां से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ये जल ऊर्जा द्वारा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जा के स्रोत बताए जा रहे हैं ये तो अपने आप में एक ऊर्जा के स्रोत है ही, साथ साथ इनसे हम विद्युत ऊर्जा को भी प्राप्त करते हैं। तो एक है प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल द्वारा, और नाभिकीय ऊर्जा तो है। तो इतने स्रोतों से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जल ऊर्जा के द्वारा कैसे हम विद्युत प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े बांधों में जल को भरा जाता है और उसमें जल को ऊंचाई से गिराया जाता है और एक टरबाइन मशीन लगी होती है, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उस पंखे पर जल को तेजी से गिराया जाता है। तो ये जल की जो गतिज ऊर्जा है, गिरते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो यह गतिज ऊर्जा उस बड़े टरबाइन के पंखे को चलाता है। तो टरबाइन जो एक मशीन होती है जिसमें कि एक जनरेटर मशीन की तरह कार्य करता है। तो इस जनरेटर मशीन के द्वारा जैसे हम जनरेटर मशीन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वही कार्य वो टरबाइन मशीन करता है। तो बांधों में जल को एकत्रित करके ऊपर से जब जल को गिराते हैं और नीचे टरबाइन के पंखे लगे होते हैं और ये पंखे चलने लगते हैं, और पंखों का जो सर्किट है ये टरबाइन से जुड़ा होता है, और ये टरबाइन मशीन जो होती है ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
जिसे कि पावर हाउस में या विद्युत ऊर्जा गृहों में संचित कर लिया जाता है और हमारे घरों तक भेज दिया जाता है। पवन ऊर्जा, जहाँ पर पवन हमेशा चलती है, जैसे कि जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र इनको बोलते हैं, तो वहाँ पर प्रायः पवन की गति हमेशा अधिक होती है। समुद्री लहरों के कारण वहाँ पर पवन हमेशा चलती रहती है। तो वहाँ पर विंड मिल बनाया जाता है, जिसमें बड़े ऊंचे ऊंचे टावर में बड़े भारी भारी वो पंखे लगे होते हैं, जो कि हवा के दबाव से इसको चलाया जाता है और इसका सॉकेट जो है नीचे बनी हुई मोटर में सेट होता है और जो कि विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो पवन ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है और यांत्रिक ऊर्जा अंत में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, जिससे हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे चक्की चालन का कार्य और भी कोई यांत्रिक कार्य होता है तो पवन ऊर्जा द्वारा। फिर नाभिकीय ऊर्जा, किसी परमाणु के नाभिक को का संलयन करके अथवा नाभिकीय विस्फोट के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और हमको ये जान लेना चाहिए कि नाभिकीय ऊर्जा भविष्य में ऊर्जा प्राप्ति का एक बहुत आवश्यक और बड़ा स्रोत होने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊर्जा के अधिकांश स्रोत हैं वो या तो सीमित हैं या तो फिर उनको उपयोग करना बहुत पॉसिबल नहीं होगा आने वाले समय में, और ऊर्जा की खपत इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी प्रकार के अन्य ऊर्जा से हम ऊर्जा की खपत नहीं कर पाएंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा इसके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है, जिसके लिए वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत हैं। ये दो प्रकार से हमको प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा भी प्राप्त हो सकती है और नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो यूरेनियम जैसे परमाणु होते हैं जिनसे कि पर्याप्त मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो वैज्ञानिकों के खोज पर आधारित एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग अभी सीमित मात्रा में नहीं हो पाया है, यानी नियंत्रित नाभिकीय ऊर्जा का आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है इसमें पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको जान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या नाभिकीय ऊर्जा में है इसको नियंत्रित करना, क्योंकि ये अनियंत्रित हो जाती है। हम जैसे उदाहरण जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बम बनते हैं, परमाणु बम बनते हैं, इस प्रकार के जो खतरनाक हथियार तैयार किए गए हैं ये नाभिकीय ऊर्जा की देन है और उनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज तो इसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। दूसरी बात, जैसे हम परमाणु बम को एक बार उसको विस्फोट तो करा सकते हैं, लेकिन विस्फोट कराने के बाद उसको चाहें कि उसको नियंत्रित कर लें तो उसके द्वारा होने वाली क्षति को हम नहीं रोक सकते। तो ये अनियंत्रित ऊर्जा होती है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है नाभिकीय ऊर्जा को नियंत्रित करना। जब हम इस पर जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे कि कितना नियंत्रित, जैसे परमाणु बम को विस्फोट हमने किया, एटम बम को, और इसके बाद हमको पता चला कि ये विस्फोट नहीं होना चाहिए या कम ही मात्रा में होनी चाहिए, इसको नियंत्रित कर लेना चाहिए, तो हम उसको कंट्रोल कर पाए तो इतनी क्षमता जो हमारे अंदर हो जाएगी तो ये नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग सार्थक हो जाएगा और बहुत से उद्देश्यों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आपको समझना है कि आने वाले भविष्य में जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत बनने जा रहा है यह नाभिकीय ऊर्जा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग संभव हुआ नियंत्रित ऊर्जा के रूप में, तो 1 ग्राम यूरेनियम द्वारा एक कार को 30, 35, 40 साल तक चलाया जा सकता है। 1 ग्राम यूरेनियम से हम एक कार को 30, 35 साल तक चला सकते हैं, इतनी ऊर्जा उसमें प्राप्त हो जाएगी। तो सुनकर के आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य बात है। लेकिन ये संभव तब होगा जब उसको हम नियंत्रित करना सीख पाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो संसार के लिए ऊर्जा का एक अच्छा साधन मिल जाएगा। तो नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा को हम
हम सेलों बैटरियों में देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की रासायनिक गतिविधियों से हम आवेश प्राप्त करते हैं और बैटरियों के द्वारा, सेल के द्वारा कई प्रकार के सेल होते हैं। शुष्क सेल होता है, डेनियल सेल होता है, डिक्लांसे सेल होता है। इन सेलों के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा, यह भी एक ऊर्जा का एक अच्छा माध्यम बन रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि ये सौर ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो सूर्य से प्राप्त होता है और ये असीमित मात्रा में हम इसको उपलब्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा ये सीमित नहीं है और इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि हमें ये ऊर्जा का एक अच्छा स्वरूप प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी ऊर्जा जो कि वर्तमान समय में हमें ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता है जो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वो प्रदूषण मुक्त हो। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का एक उदाहरण हमारे पास सौर ऊर्जा है, जिसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। तो अब सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा मिला है, इसका प्रयोग कई तरीके से होने लगा है। घर में हम सौर ऊर्जा द्वारा बैटरियों को चार्ज करके बिजली पंखे, टीवी भी चलाने लगे हैं और जल पंप भी चलाया जाने लगा है। कुछ हल्के स्तर पर जो ऑटो रिक्शा वगैरह भी हैं, इनका भी संचालन हो गया है। विदेशों में कुछ गाड़ियां भी, रेलगाड़ियों का संचालन भी सौर ऊर्जा से होने लगा है। तो ये ऊर्जा के एक बहुत अच्छा स्रोत है सौर ऊर्जा, जिसके द्वारा हम सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत ये सौर ऊर्जा भी है, जिसमें पैनल के द्वारा सूर्य से के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा को एकत्रित करके और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद तापीय ऊर्जा भी एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तापीय ऊर्जा, इसको बता दें कि तापीय ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें दो विभिन्न प्रकार के धातु, अलग अलग प्रकार के धातुओं को किस एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। अलग अलग प्रकार की धातुओं को एक सिरे के साथ दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद एक धातु के ताप और दूसरे धातु के ताप में डिफरेंस कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इसका तापमान हमने बहुत बढ़ा दिया, इसके तापमान को बहुत कम कर दिया और इसके दोनों सिरे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभी अलग अलग धातुओं के बने हुए, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश का संचरण हो जाता है और यही आवेश का संचरण जो है विद्युत धारा का प्रवाह बन जाता है। तो इस तापीय ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। फिर प्रकाश विद्युत सेल है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है इसको भी हम सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रक्रिया जटिल होती है और इसका मूल सिद्धांत ये होता है कि कुछ ऐसे यूरेनियम जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं और जो यूरेनियम परमाणुओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो इसके जो परमाणु हैं बड़ी तेजी से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर निकलने से क्या होता है कि उसका नियंत्रण एक दूसरे सिस्टम से कर दिया जाता है, जहां की आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन परमाणुओं के द्वारा हो जाता है। तो परमाणुओं के स्थानांतरण से और सूर्य के प्रकाश की मदद से जो एक जटिल प्रक्रिया होती है, प्रकाश विद्युत सेल के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ सामान्य तरीके हैं जहां से कि हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके पहले देखा था कि किस प्रकार से चालक में विद्युत ऊर्जा का संचरण होता है, चालक क्या होते हैं और चालक के किन गुणों के आधार पर विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है। हम जानते हैं कि चालक विद्युत
के मार्ग को प्रदान करने वाले वे साधन होते हैं जिनसे होकर के विद्युत ऊर्जा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो इस आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 श्रेणियों में उसको बताया गया कि 3 श्रेणियों में होते हैं जिनमें से होकर के इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण विद्युत का प्रवाह आसान होता है, तो वहां पर विद्युत का संचरण अधिक होता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसमें विद्युत ऊर्जा का प्रवाह कम मात्रा में होता है। तो ऐसे पदार्थों को या तो अचालक कहते हैं या तो फिर अर्धचालक कहते हैं। सबसे अधिक चालक पदार्थ सिल्वर और गोल्ड होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। तो विद्युत की सुचालकता के बारे में हम पहले जान चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ विद्युत परिपथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है, और इसके बारे में और जानकारियां। पहली चीज हमको जानना चाहिए कि विद्युत परिपथ विद्युत का वह मार्ग होता है विद्युत प्रवाह का जिनमें से होकर के विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित हो जाती है। तो कोई भी साधन हो, कोई भी माध्यम हो, विद्युत परिपथ ये आवश्यक नहीं है कि वह धातु का तार ही हो। वो किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। वो हमारा शरीर भी हो सकता है। कंडक्टर जहाँ से विद्युत का संचालन हो वो कंडक्टर ही हो जाता है। जैसे हम कभी कभार भूल से अगर विद्युत के तार को टच कर लेते हैं तो हमारा शरीर भी एक प्रकार से कंडक्टर बन जाता है। तो ये चालक है। किसी भी चीज में से विद्युत अगर प्रवाहित हो जाए तो वो जो है कंडक्टर बन जाता है, चालक हो जाता है, और उसको परिपथ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा के संबंध में, वो परिपथ का अर्थ हम उसी धातु के तार से ही लगाएंगे जिनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका अर्थ यही समझिए। लेकिन हमको याद रखना है कि परिपथ कोई जरूरी नहीं है कि यह कोई तार ही हो धातु का बना हुआ, यह आवश्यक नहीं है। परिपथ वो मार्ग होता है जिनमें से होकर के विद्युत प्रवाहित हो। हमने यहाँ तक बताया कि चाहे हमारा शरीर ही क्यों न हो जो कि विद्युत का संचरण करने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम जो पढ़ेंगे तो उसमें परिपथ जो होता है वो कि धातु का एक तार इस अर्थ में लिया जाता है जहाँ से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। इसके लिए हमने विभवांतर के संबंध में जान लिया है। विभवांतर और धारा में संबंध को भी हमने जाना है। अब यहाँ पर पहले कुछ संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो कि विद्युत परिपथ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि उनका परिचय हो सके। देखिए पहला चीज तो विद्युत परिपथ उसमें सेल या बैटरी लगी होती है। तो विद्युत परिपथ को हम कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये चिन्ह है विद्युत परिपथ का। सेल या बैटरी जब होती है उसको ऐसे चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक से ज्यादा जब सेल या बैटरी का संयोजन होता है, एक से अधिक सेलों का संयोजन तो इसको इसी के क्रम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे इस तरह से, या एक से अधिक विद्युत परिपथ है
ज़्यादा विद्युत परिपथ है तो इसी विद्युत परिपथ को एक दूसरे से कनेक्ट करके ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो विद्युत परिपथ को दिखाया गया है। धारा को नियंत्रित करने के लिए कुंजियां भी होती हैं या फिर इनको स्विच भी बोलते हैं, कुंजियां या स्विच। तो इसको इसे व्यक्त करते हैं। धारा मापी अगर उसमें लगाते हैं धारा को मापने के लिए, तो इसको ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, फिर कुछ तीर लगा देते हैं, ये धारा बताता है। ये चिन्ह इस तरह से है। और विभवांतर मापी जो है, जिसे कि किसी परिपथ का विभवांतर नापा जाता है, इसको भी, क्योंकि विभवांतर का मतलब वोल्ट होता है, तो विभवांतर मापी को इस तरह से चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तारों को जोड़ने के लिए भी चिन्ह है, तारों की संधि, प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से चिन्ह होता है। तारों की संधि मतलब एक तार में से दूसरे तार को इसे जोड़ा गया है। और परिपथ की क्रॉसिंग या तारों की क्रॉसिंग भी दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि जब एक तार एक परिपथ के पास से दूसरा परिपथ गुजरे परंतु उसको टच न करे, यहाँ तो इसको टच से ज्वाइन कर लिया गया है इसको, लेकिन तारों की क्रॉसिंग जो है इस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। इस चिन्ह द्वारा से दिखाते हैं, यहाँ पर तारों की क्रॉसिंग हुई है। तो ये कुछ सामान्य चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम विद्युत परिपथ को समझने के लिए इसमें करते हैं। धारा नियंत्रक भी होता है, इसको भी इसी तरह से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सामान्य चिन्ह है जिनका जो है परिपथ को प्रदर्शित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। इसके बाद किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध में ओम का नियम जानेंगे, क्योंकि ओम का नियम जो है किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध व्यक्त करता है। यह नियम जो है किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जिसको आई से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध R और विभवांतर भी में एक संबंध प्रदर्शित करता है। तो हमको समझना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा
परिपथ के बीच के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ये उनका नियम है। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ये होता है ओम का नियम। अर्थात जो विद्युत धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे संक्षेप में कहें कि विद्युत धारा अनुक्रमानुपाती होता है विभवांतर के। अनुक्रमानुपाती का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटना है। इस संबंध को अनुक्रमानुपाती कहा जाता है, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I प्रोपोर्शनल टू G। तो यहाँ पर धारा जो है विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी परिपथ में परिपथ के सिरों का जो विभवांतर होता है वह प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कोई विभवांतर किस प्रकार से विद्युत धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। हम समझते हैं कि विभवांतर जो है वो दो परिपथ या के सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जो उसके विभव में अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। तो विभव में अंतर क्यों आता है, इस बात को हमें समझ लेना है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम पहले जान चुके हैं कि विद्युत धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर ही डिपेंड करती है। तो जब एक सिरे से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर के दूसरे सिरे पर जाएंगे तो दोनों सिरों के पर होने वाले आवेश में अंतर आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने साथ एक आवेश अपने एक इकाई आवेश को लेकर जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश को लेकर के जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं तो अपने साथ उतने कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर के उतना लेकर के दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों सिरों के बीच जो आवेश होता है उस आवेश में अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ऋण आवेश कम हो जाएगा, यहाँ पर ऋण आवेश बढ़ जाएगा। जहाँ पर ऋण आवेश कम होता है वो सिरा धन आवेश मतलब उसका धन आवेश बढ़ेगा। जहाँ से ऋण आवेश कम होता है वहां से धन आवेश बढ़ना है, और जहाँ पर ऋण आवेश ज्यादा हो गया वहां पर धन आवेश कम हो जाता है। तो होता क्या है कि दोनों सिरों के बीच आवेशों में परिवर्तन आ जाता है। तो हमने इसके पहले बताया था कि विभव क्या होता है, जब एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभव कहलाता है। तो यही एक सिरे से दूसरे सिरे तक पर अगर आवेश को हम ले जाएं तो उस आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विभव कहलाता है। और दोनों सिरों के आवेश में अंतर होने के कारण दोनों सिरों के विभव में अंतर होगा और इसी विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो तारों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है
उसी विद्युत धारा उसी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होगी, अगर विभवांतर कम होगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। यानी विद्युत धारा के प्रवाह का सीधा अर्थ जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह ज्यादा होती है, अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए धातुएं सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक होती हैं। अन्य पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण ये जो है कम विद्युत के चालक होते हैं। या कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो विद्युत के बिल्कुल भी चालक नहीं होते, उनको कुचालक कहा जाता है। कुछ अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं, तो वह उनके सिरों के बीच लगने वाले विभव के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हम ओम का नियम देखते हैं, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर के अनुपाती होता है। अर्थात विद्युत धारा अनुपाती होता है विभवांतर के, I इज प्रोपोर्शनल टू V, या इसको इस तरह से इनको बराबर करने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं और तब ये दोनों संबंध बराबर हो जाते हैं। ये V इज इक्वल टू हो जाता है R इंटू I, जहां पर R क्या है, एक नियतांक है। ये जो है ओम का नियम बन जाता है, जहां भी विभवांतर है, R प्रतिरोध है और I धारा। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध R इंटू धारा, V इक्वल टू R इंटू I। तो R क्या है इसमें, R हमने बताया R एक नियतांक है। नियतांक क्या होता है, जो V और I के जो समानुपाती संबंध है, उस समानुपाती संबंध को बराबर करने के लिए जो कि एक राशि, एक निश्चित फिक्स राशि का जिसे गुणा करना पड़ता है, वह नियतांक कहलाता है। तो इसी नियतांक को R से प्रदर्शित करते हैं और यही R जो है प्रतिरोध होता है किसी भी परिपथ का। तो इस तरह से हम ओम का नियम यहाँ पर समझ सकते हैं कि V इक्वल टू R इंटू I, और इसके अतिरिक्त बाकी चीजें अगले लेक्चर में बताएंगे। धन्यवाद।